नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से हम डेली सुबह 7 बजे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो है वो डिस्कस करते हैं। अभी हमारे पास में प्रेजेंट टाइम पे हम पढ़ रहे हैं इमरजेंसी ड्रग्स। आज की क्लास है हमारे पास में इमरजेंसी ड्रग्स पार्ट 5। हर एक क्लास के अंदर जो हम 5 ड्रग्स को लेते हैं और उसके बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में अब तक जो है वो 20 इमरजेंसी ड्रग्स जो है वो फिनिश हो चुकी है और आज की क्लास के अंदर जो है वो रिमेनिंग 5 ड्रग्स को हम जो है वो फिनिश करेंगे। यानी कि आज की क्लास के अंदर जो हम मैग्नीशियम सल्फेट को देखेंगे, मिडाजोलम को देखेंगे, मेटक्लोप्रामाइड को देखेंगे, मैनिटोल को पढ़ेंगे एंड सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है वो देखेंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए जो है वो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। इन ड्रग्स के बारे में हम जो हो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर उसके बाद इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, देन उसके बाद यूजेज देखते हैं, देन उसके बाद जो है हमारे पास में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, समरी देखते हैं, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, काइनेटिक, डायनेमिक, ये सारी चीज़ें देखते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ और लास्ट बार बता रहा हूँ कि जो भी ड्रग्स हम पढ़ रहे हैं उसमें 3 चीज़ें हमेशा कंठस्थ होनी ही होनी चाहिए। न सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से, आपके खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी जो है वो चीज़ें जरूरी है। पहली चीज़, जो भी ड्रग्स हम पढ़ रहे हैं उसका यूजेज जरूर पता होना चाहिए कि भाई मिडाजोलम कब देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट कब दी जाती है। तो एक तो उसका यूजेज जो है वो पता होना चाहिए, जहाँ जहाँ भी जो जो यूजेज आ रहे हैं वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स, वो ड्रग्स किस तरीके से काम कर रही है, क्या कर रही है, वेजो डायलेशन करवा रही है, वेजो कंस्ट्रक्शन करवा रही है, स्मूथ मसल्स पे एक्ट कर रही है, सोडियम पे कर रही है, पोटेशियम चैनल पे कर रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कर रही है, कहाँ पे वो जो है वो एक्ट कर रही है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज कॉल्ड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उस ड्रग्स में क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो होना ही होना चाहिए। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैग्नीशियम सल्फेट को शुरू करेंगे एंड देन फिनिश करेंगे हम सोडियम बाइकार्बोनेट पे। आज की क्लास के बाद हमारे पास में टोटल जो है वो इमरजेंसी ड्रग्स जो है वो मेन 25 इमरजेंसी ड्रग्स जो है वो फिनिश हो जाती है। तो चलो शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, आपने देखा होगा क्रेश कार्ड के अंदर जो है वो MgSO4 जो है वो रखा जाता है, जो कि बेसिकली जो है वो किसके लिए काम में लेता है, खासतौर से गायनिक में तो आपने जो है वो देखा होगा। ये एक एंटी कन्वल्जेंट होता है और खासतौर से जो प्रेगनेंसी कंडीशन के अंदर जो प्रीक्लैम्प्सिया, एक्लैम्प्सिया ऐसी स्टेज आपने देखा होगा, जब बीपी बढ़ जाता है और बीपी इतना बढ़ने के बाद हो जाता है कि वहाँ पे सीजर्स भी आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट का जो है वो इंजेक्शन देते हैं या मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो ड्रग्स दी जाती है। ठीक है, तो देखते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट इज द एसेंशियल मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट टू यूज मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर वेराइटी ऑफ कंडीशन। बहुत सारी कंडीशन में जो हम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। तो एक तो हो गया सीजर डिसऑर्डर में, डिलीवरी के टाइम पे। दूसरा, अगर किसी क्लाइंट में जो है वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। क्लियर है? इट इज मैग्नीशियम सप्लीमेंट। ठीक है, ये जो है वो एक मैग्नीशियम सप्लीमेंट है जो कि एंटी कन्वर्जेंट है। एंटी कन्वर्जेंट इन द सेंस कि जो को सीजर्स को जो है वो रोकता है, उसको बोलते हैं एंटी कन्वर्जेंट। एंड टेकोलिक एजेंट, और ये जो है वो टेकोलिक एजेंट है। इट प्ले ए की रोल इन नर्व एंड मसल्स फंक्शन, ये जो है वो नर्व और मसल्स फंक्शन में जो है वो मेन रोल प्ले करता है, कार्डियक एक्टिविटी में मेन रोल प्ले करता है एंड एंजाइम रिएक्शन के अंदर जो है वो मेन रोल प्ले करता है। अब देखो 1 बाय 1 करके लेते हैं और इसके यूजेज पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो हम मैग्नीशियम सल्फेट का यूज कर सकते हैं या मैग्नीशियम सल्फेट का जो है वो यूज किया जाता है। पहली चीज आ गई एक्लैम्प्सिया एंड प्रे एक्लैम्प्सिया। तो दोस्तों एक्लैम्प्सिया एंड प्रे एक्लैम्प्सिया के बारे में अलग से मैंने बुलेट सीरीज के बारे में बहुत डिटेल से बताया हुआ है। ये क्या करता है कि जब हमारे पास में प्रेगनेंसी कंडीशन के अंदर बीपी बहुत ही ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है और बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद में क्या होता है कि सीजर्स भी आते हैं। अब ये कमेंट के द्वारा आप मुझे बताओगे कि एक्लैम्प्सिया और प्री एक्लैम्प्सिया में जो है वो क्या डिफरेंस है। हिंट मैं आपको देता हूँ, बीपी दोनों में बढ़ता है लेकिन एक में सीजर्स आते हैं और एक में सीजर्स जो है वो नहीं आते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम जो है मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो देते हैं ताकि सीजर से जो है वो प्रिवेंट किया जा सके। देन प्रीटर्म लेबर, अगर कोई क्लाइंट टीकोलिक एजेंट यानी कि ये बेसिकली जो है वो प्रीटर्म लेबर हो गया, यानी कि डिलीवरी जो है वो जल्दी होगी, तो उस कंडीशन में हम जो है यानी कि यूट्रस को जो है वो रिलैक्स करने के लिए हम जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। एंड अगर किसी क्लाइंट में जो है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आ जाए, जिसको हम कहते हैं हाइपोमैग्नीसीमिया। हाइपोमैग्नीशियम इन द सेंस कि मैग्नीशियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है 1.6 से लेके
2.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो अगर क्लाइंट में मैग्नीशियम लेवल 1.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी कम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं दोस्तों हाइपोमैग्नीसीमिया, तो उस कंडीशन में हम जो है मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो देते हैं। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी दैट इज कॉल्ड हाइपोमैग्नीसीमिया, करेक्ट लो मैग्नीशियम लेवल इन द बॉडी। एंड कार्डियक अरिथमिया, कार्डियक अरिथमिया को भी जो है वो ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो दिया जाता है। एंड सीवियर अस्थमा, अब आपको पता है सीवियर अस्थमा आता है, उसके अंदर क्या होता है, सीवियर जो है वो ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी जो है वो हम क्या करते हैं दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। एक्ट एज ए ब्रोंकियोडायलेटर, अगर अस्थमा के कंडीशन में हम जो हो मैग्नीशियम सल्फेट देंगे तो ये किस तरीके से एक्ट करेगा, ये ब्रोंकियोडायलेटर के रूप में जो है वो वर्क करेगा, यानी कि ब्रोंकियल्स को जो है वो डायलेट करने में जो है वो वर्क करेगा। एक्ट एज ए ब्रोंकियोडायलेटर इन द पेशेंट विद स्टेटस एस्थमेटिक, अस्थमा का जो है वो मेन कॉम्प्लिकेशन है स्टेटस एस्थमेटिक, ठीक है, यानी कि सीवियर अस्थमा को अटैक को हम जो है वो स्टेटिक एस्थमेटिक के नाम से भी जो है वो जानते हैं। तो स्टेटस एस्थमेटिक कंडीशन में हम जो है मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। एंड सीजर डिसऑर्डर, अगर किसी क्लाइंट को जो है वो सीजर्स आ रहे हैं उस कंडीशन में भी हम जो है मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। एंड कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के अंदर भी जो है वो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम जो हो मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। आपने देखा होगा जो एंटासिड या रेसलर जेल उसमें आता है, ठीक है ना, तो उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो कॉम्बिनेशन में आता है। ओरल मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो बेसिकली एक्ट करता है कैसे, लेग्जेटिव इन द सेंस जो पैरासिटिक मोमेंट को जो है वो इंक्रीज करता है। क्रेमाफिन आपने नाम सुना होगा, तो ये जो है वो बेसिकली जो है वो मैग्नीशियम इसके अंदर जो है वो इंक्लूड आता है, जो कि क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन को जो है वो रिलीव करता है। तो ये इसके यूजेज है। क्या यूजेज है, प्रीक्लैम्पसिया एक्लैम्पसिया कंडीशन में हम देते हैं, देन सीजर डिसऑर्डर में देते हैं, अगर मैग्नीशियम कम है उस कंडीशन में हम देते हैं, सीवियर अस्थमा है उस कंडीशन में हम देते हैं, अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी उस कंडीशन में हम जो है वो क्या करते हैं, मैग्नीशियम सप्लीमेंट जो है वो दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स, यानी कि किस तरीके से कैसे जो है वो ये वर्क करती है। तो देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आ जाता है स्टेबलाइजिंग सेल मेम्ब्रेन एंड रिड्यूस एक्सटेबिलिटी ऑफ द नर्व एंड मसल्स। ये क्या करती है कि जो हमारे पास में जो मेम्ब्रेन्स है, कौन सी, खासतौर से जो नर्व वाली मेम्ब्रेन है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो सर्कुलेट होते हैं, तो वहाँ पे जो है वो एक्ट करती है और उसको रिड्यूस करती है ताकि इम्पल्स जो है वो स्लो हो, और इम्पल्स स्लो होंगे तो सीजर जो है वो आने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। साथ के साथ ये क्या करती है, ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल को जो है वो ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता, मसल्स रिलैक्सेशन होगा एंड वेजोडाइलेशन होगा। क्लियर। तो अब वेजोडाइलेशन होगा तो आपको पता है प्री एक्लैम्पसिया में जो है बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा था, तो वेजोडाइलेशन होगा जिसकी वजह से बीपी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, सप्रेसिंग सीजर्स एक्टिविटी इन द ब्रेन, यानी कि जो हमारे पास में ब्रेन सीजर्स की जो एक्टिविटी है या जो ब्रेन से जो सीजर्स निकलते हैं उसकी एक्टिविटी को जो है वो सप्रेस करता है। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग कार्डियक फंक्शन बाय करेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो कार्डियक फंक्शन है उसको रेगुलेट करता है, और वो रेगुलेट कैसे करेगा कि जो इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस है उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता ही है कि सोडियम ज़्यादा होगा तो हार्ट रेट ज़्यादा होगी, सोडियम कम होगा तो हार्ट रेट जो है वो कम होगी। तो ये क्या करता है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, और इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से काम में आते हैं, हार्ट की एक्टिविटी के लिए 3 ही इलेक्ट्रोलाइट्स सबसे ज़्यादा मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन से, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 3 ही होते हैं, ठीक है। तो इन सबको जो है वो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, रिलैक्सिंग ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हेल्पिंग विद अस्थमा, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ये बेसिकली जो है वो स्टैटिक अस्थमेटिक कंडीशन में जो है वो दी जाती है मैग्नीशियम सल्फेट। क्यों, क्योंकि अस्थमा का कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, अस्थमा की कॉम्प्लिकेशन आते हैं स्टैटिक अस्थमा, यानी कि सीवियर अस्थमेटिक अटैक जो है उसको हम कहते हैं स्टेटस अस्थमेटिक। उस कंडीशन में हम जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करवाता है, ब्रोंकियल्स को जो है वो डायलेट करवाता है। इनहिबिटिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन डीलिंग प्रीटर्म लेबर, यानी कि ये जो है वो हमारे पास में जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसको डिले करता है ताकि प्रीटर्म लेबर जो है वो ना हो, ठीक है, तो उसको डिले जो है वो करता है। नेक्स्ट आ जाता है नर्सिंग कंसिडरेशन इन द सेंस कि क्या क्या जो है वो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है जब हमें MgSO4 जो है वो देना है। तो सबसे पहले मेन चीज आती है मॉनिटर डीप टेंडन रिफ्लेक्स, यानी कि जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है उसको मॉनिटर करना है।
आपने देखा होगा प्लांटर या प्लांटर रिफ्लेक्स जो है वो चेक करते हैं। तो प्लांटर या प्लांटर रिफ्लेक्स जो है वो चेक करने हैं अगर किसी क्लाइंट को जो है वो हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। याद रखना, डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो है वो चेक किया जाता है। नेक्स्ट, असेस रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट जो है वो असेस की जाती है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली जो है ब्रोंकियल्स को डायलेट कर देती है और रेस्पिरेशन को जो है वो स्लो कर देती है। तो अगर हमारे पास में रेस्पिरेटरी रेट बिलो 20 आ जाए तो हमें इमीडिएटली मैग्नीशियम सल्फेट को जो है वो स्टॉप कर देना है, अदरवाइज वो और ज़्यादा स्लो होगी और क्लाइंट जो है वो रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है। नेक्स्ट, चेक यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट जो है वो चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, हमारे पास में अगर 30 ml पर आवर से ज़्यादा यूरिन आउटपुट हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि वो मैग्नीशियम हमारे पास में जो है वो एक्सीडेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। लास्ट आ जाता है हमारे, नेक्स्ट आ जाता है मॉनिटर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को जो है वो कंटिन्यू मॉनिटर किया जाए। क्यों? क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करती है और मैग्नीशियम से, और हार्ट रेट को भी जो है वो डिक्रीज करती है। तो वॉच फॉर हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन को भी वॉच करना है, एंड ब्रेडिकार्डिया। मैग्नीशियम सल्फेट हार्ट रेट को भी रिड्यूस करती है और ब्लड प्रेशर को भी जो है वो रिड्यूस करती है, तभी तो ये एक्लेम्पसिया प्री एक्लेम्पसिया में दिया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को जो है वो मॉनिटर करना है। नेक्स्ट, कीप कैल्शियम ग्लूकोनेट रेडी। ये देखो ध्यान से, बहुत अच्छी चीज बोली है। कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो एनी टाइम रेडी रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि इट इज द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम ओवरडोज। मैग्नीशियम का जो है वो ओवरडोज कौन सा होता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। हालांकि मैंने आपको पहले वहां पे भी बताया था, कैल्शियम जब बताया था तभी बताया था कि कैल्शियम के टाइम पे भी जो हो मैग्नीशियम सल्फेट रखा जाता है, और मैग्नीशियम के टाइम पे हम जो है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट रखते हैं एज ए एंटीडोट के रूप में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एजुकेट पेशेंट फॉर साइन ऑफ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। क्लाइंट को जो है वो एजुकेट करते हैं मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि ड्रोसिनेस, स्लो ब्रीदिंग, मसल्स वीकनेस, ये जो है वो अर्ली साइन है हमारे पास में मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी के लिए। इसलिए पहले से क्लाइंट को जो है वो बता के रखते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप इमीडिएटली जो है वो इन्फॉर्म कीजिए। समरी ले लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट इज ए क्रिटिकल इलेक्ट्रोलाइट। मैग्नीशियम जो है वो एक क्रिटिकल इलेक्ट्रोलाइट है, एंड एंटी कन्वल्जेंट जो है वो ड्रग्स होती है, या एंटी कन्वल्जेंट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, जो कि यूज लिया जाता है किसमें? प्री एक्लेम्पसिया में, अरेदमिया में, अस्थमा में, एंड मैग्नीशियम डेफिशिएंसी में, जो कि ऑलरेडी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। समरी में तो वही आता है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट वर्क बाय रिलैक्सिंग मसल्स। ये किस तरीके से वर्क करती है? ये मसल्स को रिलैक्स करती है, स्टेबलाइज नर्व एक्टिविटी को जो है वो स्टेबलाइज करती है, एंड कंट्रोल सीजर्स को जो है वो कंट्रोल करके करती है। एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द एंटीडोट फॉर द टॉक्सिसिटी। मैग्नीशियम सल्फेट का जो है वो एंटीडोट क्या है दोस्तों? हमारे पास में कैल्शियम ग्लूकोनेट है। क्लियर है? सेकेंड ड्रग्स आ जाती है हमारे पास में। आज की क्लास की सेकेंड ड्रग्स आ जाती है, वैसे तो 22 नंबर की है। आज की क्लास की सेकेंड ड्रग्स आती है, दैट इज कॉल्ड मिडाजोलम। मिडाजोलम आपने सुना होगा दोस्तों, मिडाज देते हैं सेडेटिव के रूप में। अगर किसी क्लाइंट को सीजर्स आ जाए, या किसी क्लाइंट को जो हो बहुत ज़्यादा जो है वो अटैक कर रहा है, या कोई क्लाइंट जो हो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वेंटिलेटर पे भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो हो तड़प रहा है, तो उस कंडीशन में हम जो हो वो सेडेटिव के रूप में जो हो मिडाज काम में लेते हैं। ये शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजिपाम है जो कि सेडेशन कोज करवाता है और एनेस्थेसिया सीजर से जो है वो मैनेजमेंट करवाता है। तो इसको हम ले लेते हैं। मिडाजोलम इज द शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजिपेंस। मिडाजोलम जो है वो शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजिपाम है जो कि यूज लिया जाता है, यूज्ड फॉर प्राइमरी सेडेशन में जो है वो यूज लिया जाता है। एनेस्थेटिक इंडक्शन, ठीक है, किसी को एनेस्थेसिया देना है उस कंडीशन में, या सीजर्स की कंडीशन, सीजर्स कंडीशन आती है, आपने देखा होगा कि कोई क्लाइंट में सीजर्स आ रहा है, एपिलेप्सी आ रही है, तो उसमें हम जो है वो मिडाज देते हैं। एंड एंजाइटी मैनेजमेंट, अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर एंजाइटी है तो भी हम जो है उसमें मिडाज देते हैं। यानी कि मिडाज जो है वो एक बेंजोडाइजिपाम कैटेगरी की जो है वो ड्रग्स है, और ये बेसिकली जो है वो सेडेशन कोज करवाती है, यानी कि नींद दिलाती है, भयंकर जो है वो नींद दिलाती है। तो ये किस में काम में लेते हैं? ये हम जो है वो सीजर डिसऑर्डर में काम में लेते हैं, क्योंकि सीजर्स आ रहे हैं तो उस टाइम पे कैसे कंट्रोल होगा? तो मिडाज दे के कंट्रोल होगा। एनेस्थेसिया इंड्यूस, किसी का एनेस्थेसिया जो है वो देना है तो उसमें भी हम जो है मिडाज दे देते हैं, ठीक है। एंड एंजाइटी मैनेजमेंट, किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम जो है मिडाज दे सकते हैं। नेक्स्ट, इट एक्ट एज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये किस पे एक्ट करती है दोस्तों? ये डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो है वो एक्ट करती है, रिप्रेजेंट बाय द इनहेंसिंग इफेक्ट ऑफ गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ये बेसिकली जो है वो क्या करती है? गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड जो है उसको डिप्रेस जो है वो करती है।
ए न्यूरोट्रांसमीटर दैट इनहिबिट द ब्रेन एक्टिविटी। ये क्या करता है, अभी कुछ शायद कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ये जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये हमारे ब्रेन को जो है वो स्टेबल करता है। तो ये इसको जो है वो इन्हेंस करती है, बढ़ाती है, ताकि ब्रेन एक्टिविटी को जो है वो कंट्रोल किया जा सके, ठीक है, क्योंकि स्टेबलाइज करेगा। तो इसकी वजह से एन के एन प्रकार हमें जो है वो ब्रेन की एक्टिविटी को जो है वो स्टेबलाइज करना है, ताकि सीजर्स जो है वो ना आए। नेक्स्ट इंडिकेशन हम क्या, कौन कौन सी कंडीशन में हम जो है वो मिडाज जो है वो यूज ले सकते हैं। तो अभी देखा, सेडेशन में हम ले सकते हैं, एनेस्थेसिया में हम ले सकते हैं, सीजर्स डिसऑर्डर में हम ले सकते हैं, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में कोई भी चीज़ की एक्टिविटी है उसमें हम ले सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें, पहली चीज़ आ गई दोस्तों प्रोसीजरल सजेशन। प्रोसीजरल सजेशन इन द सेंस कि जो भी हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, मान लो माइनर प्रोसीजर कर रहे हैं, उस कंडीशन में हमें जो है वो हम मिडाज यूज में ले सकते हैं। सर्जरी वाली नहीं, माइनर प्रोसीजर, जैसे हम इंटूबेशन कर रहे हैं, या किसी को एंडोस्कोप कर रहे हैं, या कोई भी डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम जो है वो मिडाजोलम दे सकते हैं, ठीक है। तो यूज्ड बिफोर माइनर सर्जरी, एंडोस्कोप एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम जो है वो काम में ले सकते हैं। एंड जनरल एनेस्थेसिया इंडक्शन, ठीक है, जनरल एनेस्थेसिया के रूप में भी जो है मिडाज काम में लिया जाता है। और बेसिकली ये किस फॉर्म में लिया जाता है जनरल एनेस्थेसिया में, इनहेल्ड एनेस्थेटिक के रूप में जो है वो काम में लिया जाता है। सांस के द्वारा, इनहेल के द्वारा जो है जनरल एनेस्थेटिक के रूप में इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट सीजर मैनेजमेंट। सीजर मैनेजमेंट में जो है मिडाज जो है वो काम में लिया जाता है, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको कि अगर किसी क्लाइंट को सीजर आ रहे हैं तो उस क्लाइंट को हम जो है मिडाज दे देते हैं, ताकि वो सीजर जो है वो रेस्क्यू हो सके। यूज एंड इमरजेंसी सीजर्स रेस्क्यू मेडिकेशन। नेक्स्ट प्री ऑपरेटिव एंजाइटी रिडक्शन, ठीक है, किसी को बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी है और खास तौर से प्री ऑपरेटिव एंजाइटी है। प्री ऑपरेटिव इन द सेंस कि किसी की सर्जरी होनी है, उससे पहले उसको जो है वो एंजाइटी है, मेरे साथ क्या होगा, कितने लोग खड़े होंगे, मैं जीऊँगा मरूंगा। तो उस कंडीशन में जो है वो मतलब प्री ऑपरेटिव केयर में जो है बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो प्री ऑपरेटिव एंजाइटी को जो है वो रिड्यूस करने के लिए भी हम जो है वो या तो ओरली या फिर आईवी जो है वो हम क्या करते हैं दोस्तों, मिडाज देते हैं, ताकि एंजाइटी को जो है वो रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट आईसीयू सेडेशन। आईसीयू सेडेशन इन द सेंस कि कोई क्लाइंट जो है वो वेंटिलेटर पे है, तो उस कंडीशन में हम उसको जो है वो सेडेट करने के लिए जो है वो मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है, तो उसको सेडेशन करने के लिए या सेडेट करने के लिए हम जो है वो मिडाज काम में लेते हैं। एंड कॉन्शियस सेडेशन। कॉन्शियस सेडेशन इन द सेंस कि मान लो कोई क्लाइंट जो है वो जाग रहा है, उसको कॉन्शियसनेस है। आईसीयू सेडेशन तो आ गया हमारे पास में अनकॉन्शियसनेस वाली, क्लाइंट को कुछ पता ही नहीं है। कॉन्शियस सेडेशन इन द सेंस कि क्लाइंट कॉन्शियस है, ठीक है, और फिर उसको सेडेट करना है, ठीक है। सेडेट इन द सेंस जैसे कोई डेंटरी प्रोसीजर करना है, या कार्डियोवर्जन करना है, या कोई माइनर प्रोसीजर करना है जिसमें उसकी कॉन्शियसनेस तो रहेगी, लेकिन सेंसेशन हम जो है वो उसकी खत्म कर देंगे, तो उस कंडीशन में भी हम जो है मिडाज देते हैं। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये कैसे जो है वो काम करती है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो पहले ही हो चुका। ये बेसिकली जो है वो गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड है, वहाँ पे जो है वो एक्ट करती है, उसको जो है वो आगे प्रमोट करती है, ताकि मूड जो है वो स्टेबल हो सके। क्लियर। एनहेंसिंग द इफेक्ट ऑफ गाबा एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, वो करते हैं। देन इंक्रीजिंग क्लोराइड आयनो इन्फ्लेक्स इनटू न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के अंदर जो है वो हमारे पास में जो क्लोराइड आयनो इन्फ्लेक्स है उसको इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, सीएनएस डिप्रेशन होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डिप्रेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेस भी नहीं होगा, एंजाइटी भी नहीं होगी, और साथ के साथ जो है वो हमारे पास में क्या होगा कि जो सीजर्स आ रहे थे वो भी नहीं होंगे। एंड प्रोड्यूसिंग सेडेशन। सेडेशन जो है वो नींद दिलाता है, ठीक है, मसल्स रिलैक्सेंट करवाता है, एंड एनोक्सिलाइसिस करवाता है, यानी कि एंजाइटी रिडक्शन करवाता है, एंटी कन्वल्जेंट इफेक्ट जो है वो शो करता है। तो इस कंडीशन में हम जो है वो देते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन आ जाता है कि कौन सी कंडीशन में हम जो है वो मिडाज नहीं दे सकते। तो दोस्तों आपको ही पता है मिडाज काम क्या करता है, ये हमारे पास मूड को स्टेबल करता है, ठीक है ना, रिलैक्स करता है। तो अगर कोई क्लाइंट पहले से ही रिलैक्स है, या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में है, या किसी ग्लूकोमा की कंडीशन में, उस कंडीशन में हम जो है वो मिडाज नहीं देते हैं। तो सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में मिडाज नहीं काम में लिया जाता है। एक्यूट नैरो एंगल ग्लूकोमा, उसमें पहले से ही जो है वो इंट्रा ओकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ है, उस कंडीशन में हम जो है वो मिडाज नहीं देते हैं। एंड सीवियर लीवर डिजीज, उसमें भी जो है वो नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो ड्रग क्लियरेंस जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि लीवर ही जो है वो ड्रग का क्लियरेंस करता है। नेक्स्ट
हाइपोटेंशन और शोक की कंडीशन में जो है वो नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये तो खुद जो है वो हमारे पास में बीपी को जो है वो कम करता है। एंड नॉन हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ बेंजोडाइजेपाम, अगर किसी को बेंजोडाइजेपिन से जो है वो एलर्जी है, उस कंडीशन में हम जो है वो क्या करते हैं, मिडाजोलम नहीं देते हैं। नर्सिंग कंसिडरेशन, क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमें फॉलो करनी है या देखनी है। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया हमारे पास में, मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट को जो है वो मॉनिटर करना है। एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन को जो है वो मेंटेन करना है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज द बिगेस्ट रिस्क, मेन रिस्क मिडाज जो यूज में ले रहे हैं उसमें हमारे पास में मेन रिस्क आता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, या हम कहें कि ये मेन कॉम्प्लिकेशन है। इसलिए हमें रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन को जो है वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना है। एंश्योर रिसक्सिटेशन इक्विपमेंट, हमेशा जिस क्लाइंट को भी मिडाज यूज में ले रहे हो उसमें आपके पास में जो है वो रिसक्सिटेशन इक्विपमेंट होने चाहिए, यानी कि जो क्रैश कार्ट वाली जो ड्रग्स है वो सारी की सारी वहाँ पे होनी चाहिए। वहाँ पे ऑक्सीजन है, बैग है, मास्क है, इंटूबेशन सप्लाई है, ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट, मॉनिटर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को जो है मॉनिटर करना है, क्योंकि ये हाइपोटेंशन करवाता है और ब्रेडिकार्डिया करवाता है, इसलिए कंटिन्यूस जो है वो मॉनिटरिंग करनी है। एंड ऑब्जर्व फॉर द पैराऑक्सीडस रिएक्शन, पैराऑक्सीडस रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, कि इसमें हमारे पास में रिपोर्ट एजिटेशन और हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी कई बार उल्टा एडवर्स रिएक्शन जो है वो हो जाती है। वैसे तो मिडाज जो है वो स्लो एक्टिविटी करवाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पैराडॉक्सल रिएक्शन होगी तो हाइपर एक्टिविटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, असेस द ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग इंट्रैक्शन इन द सेंस कि मिडाज जो है वो बेसिकली अगर आपने ओपोइड या अल्कोहल के साथ में दिया है तो ये इस मिडाज के इफेक्ट को जो है वो कम कर देते हैं, तो ड्रग इंट्रैक्शन को भी जो है वो फॉलो करना है, स्पेशली विद द ओपोइड, अल्कोहल एंड लीवर एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, इसको रिड्यूस कर देते हैं। एंड एजुकेट पेशेंट अबाउट द एमनेंशिया, ठीक है ना, क्लाइंट को जो है वो एमनेंशिया के बारे में जो है वो बताना है। क्यों? दे मे नॉट रिमेंबर इवेंट आफ्टर रिसीविंग मिडाजोलम, जो क्लाइंट लंबे समय तक मिडाजोलम को रिसीव करा या मिडाज को जो है वो ले रहा है, उसमें क्या होता है, मेमोरी थोड़ी सी खत्म हो जाती है, उसको याद नहीं रहता, एमनेंशिया हो जाता है, भूलने की बीमारी हो जाती है। तो उसको पहले ही जो है वो इन्फॉर्म कर दे कि हम ये दवाई दे रहे हैं, इससे आपको ये सारी चीज़ें जो है या ये मेन चीज़ जो है वो हो सकती है, तो ये बताना जो है वो जरूरी है। एंड अवॉइड एप्टोड विड्रॉल आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड यूज, लंबे समय तक अगर मिडाज काम में ले रहा है तो इमीडिएटली जो है वो स्टॉप नहीं करना है। विड्रॉल सिस्टम के बारे में जो है बता देना है। क्यों? क्योंकि इट कैन कोज सीजर्स एंड विड्रॉल सिम्टम्स, विड्रॉल सिम्टम्स में जो है मेन सीजर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। लास्ट आ जाता है मिडाजोलम का, दैट इज का समरी, समरी आ गई। मिडाजोलम इज द शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजिपाम, मिडाजोलम जो है वो बेंजोडाइजिपाम है, लेकिन ये शॉर्ट एक्टिंग है, थोड़े समय के लिए। अगर किसी को थोड़े समय के लिए बेहोश करना है तो हम मिडाजोलम जो है वो काम में लेते हैं, अदरवाइज लिग्नोकेन, जाइलोकेन, बहुत सारी ड्रग्स जो है वो काम में लेते हैं। देन यूज्ड फॉर सेडेशन, ये सेडेशन में यूज आती है। एनेस्थेटिक इंडक्शन, किसी को जो है वो बेहोश करना है उसमें, सीजर कंट्रोल करना है उसमें, एंड एंजाइटी को जो है वो रिलीव करना है, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मिडाज हम देते हैं। However, it can cause respiratory depression, ये जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है वो कोज करता है। हाइपोटेंशन एंड एमनेंशिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, इसीलिए मॉनिटरिंग में हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूस जो है वो रेस्पिरेटरी रेट हम जो है वो चेक करते हैं। हाइपोटेंशन, इसलिए कंटिन्यूस जो है वो बीपी चेक करते हैं। एमनेंशिया, मेमोरी लॉस जो है वो हो जाती है अगर हम जो है वो यूज में ले रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मेटक्लोप्रामाइड। मेटक्लोप्रामाइड जो है वो वैसे ड्रग्स इमरजेंसी में आती है, आपने सुना होगा मेटक्लोप्रामाइड, या हम कह सकते हैं पेरिनोम के बारे में आपने जो है वो सुना होगा। बेसिकली जो है वो हम एंटी एमेटिक के रूप में काम में लेते हैं। अब आप कहोगे सर एंटी एमेटिक को हम इमरजेंसी ड्रग्स में क्यों पढ़ रहे हैं? दोस्तों ये एंटी एमेटिक तो होती है, लेकिन ये डायरेक्ट जो है वो हमारे पास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके जो है वो एक्ट करती है, इसलिए हम जो है वो इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इसको हम ले लेते हैं। मेटक्लोप्रामाइड इज ए प्रोकाइनेटिक और एंटी एमेटिक ड्रग्स टू ट्रीट नोजिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रोपैरेसिस एंड रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। यानी कि मेटक्लोप्रामाइड जो है वो हमारे पास में प्रोकाइनेटिक और एंटी एमेटिक ड्रग्स है, ठीक है, जो कि किसको ट्रीट करती है? नोजिया को, वॉमिटिंग को, गैस्ट्रोपैरेसिस एंड रिफ्लेक्स डिसऑर्डर को जो है वो कंट्रोल करती है।
इट वर्क बाय इंक्रीजिंग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। ये जो है वो हमारे पास में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को जो है वो इंक्रीज करती है, साथ के साथ जो है वो ब्लॉक करती है, ब्लॉकिंग डोपामिन रिसेप्टर्स इन द ब्रेन, जिससे क्या होगा, नोजिया जो है वो प्रिवेंट होती है। यानी कि ये दो काम करेगी, आपको सीधा सीधा याद रखना है। मेटक्लोप्रामाइड यानी कि दो काम करेगी, एक तो क्या करेगी, हमारे पास में डोपामिन के जो रिसेप्टर्स हैं वहां पे जाके एक्ट करेगी, जिससे नोजिया और वोमिटिंग नहीं होगी। तो पहला काम तो ये होगा। दूसरा ये क्या करती है दोस्तों, हमारे पास में जो पेरिस्टेटिक मूवमेंट है, यानी कि ये बेसिकली प्रोकाइनेटिक होती है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट को जो है वो इंक्रीज करती है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन आ गई, या हम कहें कि पेरिस्टेटिक मूवमेंट डिक्रीज हो गया, उस कंडीशन में हम जो है मेटक्लोप्रामाइड जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में इंडिकेशन या यूजेज, यानी कि मेटक्लोप्रामाइड के जो है ड्रग्स का क्या क्या यूजेज है या क्या क्या जो है वो इंडिकेशन है। तो पहली चीज़ आ गई हमारे पास में नोजिया एंड वोमिटिंग। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बेसिकली जो है वो ये हमारे पास में नोजिया एंड वोमिटिंग कंडीशन में हम मेटक्लोप्रामाइड जो है वो यूज में लेते हैं। तो इफेक्टिव फॉर नोजिया ड्यू टू कीमोथेरेपी, सर्जरी, इन्फेक्शन एंड माइग्रेन। ठीक है, माइग्रेन की कंडीशन की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से या सर्जरी की वजह से या कीमोथेरेपी की वजह से नोजिया हो रहा है, उस कंडीशन में हम जो है वो मेटक्लोप्रामाइड दे सकते हैं। नेक्स्ट गैस्ट्रोपैरेसिस। गैस्ट्रोपैरेसिस यानी कि डिलेड स्टोमक एम्प्टिंग। ठीक है, ये बेसिकली जो है वो यूज में लिया जाता है। इट यूज्ड इन डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस टू इम्प्रूव डाइजेशन। यानी कि हमारे पास में क्या होता है, डायबिटिक वाले कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास में स्टोमक फंक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं गैस्ट्रोपैरेसिस। इसमें क्या होगा कि डिले स्टोमक एम्प्टिंग। ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोमक एम्प्टी की जो है वो लेट मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। GERD की कंडीशन में भी हम जो है मेटक्लोप्रामाइड देते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, GERD में जो हमारे पास में गैस्ट्रिक कंटेंट है वो वापस से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, मेटक्लोप्रामाइड जो है वो देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पोस्ट ऑपरेटिव एंड कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया एंड वोमिटिंग। वही चीज आ गई हमारे पास में, नोजिया वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। अब नोजिया वोमिटिंग भी कौन सा, पोस्ट ऑपरेटिव वाला, ऑपरेशन के बाद में। उसमें वैसे तो नोजिया वोमिटिंग क्यों होती है, कोई भी हमारे पास में हमने फूड पॉइजनिंग ले लिया है या खाना हमने गलत खा लिया है, उसकी वजह से नोजिया वोमिटिंग होती है। लेकिन अगर पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, ऑपरेशन के बाद में हो रही है, या मान लो कीमोथेरेपी के बाद में जो है वो हमारे पास में वोमिटिंग हो रही है, तो उस वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए भी हम जो है वो मेटक्लोप्रामाइड दे सकते हैं। नेक्स्ट माइग्रेन एसोसिएटेड नोजिया। माइग्रेन की वजह से भी जो है वो नोजिया होता है। माइग्रेन देखा होगा, ठीक है, ये वन टाइप ऑफ हेडेक होता है जिसके अंदर हमारे पास में ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो सीवियर हेडेक होता है, जिसको हम माइग्रेन के नाम से जानते हैं। तो माइग्रेन एसोसिएटेड नोजिया, माइग्रेन की वजह से फिर नोजिया होगा। तो माइग्रेन की वजह से जो नोजिया हो रहा है उसमें भी हम जो है वो ये दे सकते हैं, गिवन विथ पेन रिलीवर विद माइग्रेन ट्रीटमेंट। और लास्ट आता है रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर। रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर हम करते हैं, जैसे बैरियम सोलो करते हैं या एंडोस्कोप करते हैं, तो उसमें भी हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, मेटक्लोप्रामाइड देके जो है वो यूज में ले सकते हैं। ये हो गया हमारे पास में मेटक्लोप्रामाइड का जो है वो यूजेज। अब आ जाता है मेटक्लोप्रामाइड की जो है हमारे पास में एक्शन, यानी कि ये जो है वो किस तरीके से एक्शन करता है। तो ये बेसिकली पहली तो चीज़ हमारे पास में आएगी कि ये जो हमारे पास में जो डोपामीन था उसके रिसेप्टर को जो है वो ब्लॉक करता है। ऑलरेडी यहाँ पे हम देख चुके हैं ये क्या करता है, हमारे पास में जो डोपामीन था यहाँ पे आ गया ना, ये देखिए जो डोपामीन, इट ब्लॉकिंग द डोपामीन रिसेप्टर्स। तो ये बेसिकली डोपामीन रिसेप्टर को जो है वो ब्लॉक करता है। अब डोपामीन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास में नोजिया एंड वोमिटिंग नहीं होगी। तो देखो, ब्लॉकिंग डोपामीन D2 रिसेप्टर्स इन द ब्रेन, रिड्यूसिंग नोजिया एंड वोमिटिंग। नेक्स्ट एनहेंसिंग एसिटाइल कोलाइन एक्टिविटी। ये एसिटाइल कोलाइन एक्टिविटी को जो है वो एनहेंस करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टिमुलेटिंग गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। ठीक है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड इंक्रीजिंग लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स टोन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रिवेंट रिफ्लेक्स, यानी कि GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज थी। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास में जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स है उसमें प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से जो कंटेंट है, स्टोमक का कंटेंट है, वो बाहर आता है मुंह के द्वारा, इसको हम GERD कहते हैं। तो ये क्या करता है दोस्तों, हमारे पास में इंक्रीज करता है इसोफेजियल स्फिंक्टर्स टोन को, यानी कि जो हमारे पास में यहाँ पे स्फिंक्टर्स है उसको अच्छे से जकड़ के रखता है। ठीक है, उसको इंक्रीज करता है ताकि जो स्टोमक में कंटेंट है, राइट, यानी कि ये जैसे हमारे पास में ये इसोफेगस आ गया,
ठीक है, और ये इसोफेगस से ये हमारे पास में जो है वो स्टोमक आ गया। तो ये इसोफेगस से स्टोमक है, और ये वाला यहाँ पे जो स्पिंक्टर्स है जिसको हम कहते हैं लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर्स, तो इसकी स्पिंक्टर्स की टोन को जो है वो बढ़ा देता है, टोन को जो है बढ़ाता है, जिसकी वजह से स्पिंक्टर्स टाइटली जो है वो क्लोज होता है। अब ये स्पिंक्टर्स अगर टाइटली क्लोज होगा तो इसकी वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो वापस बैक फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट, अल्सरेटिंग स्टोमक एम्प्टिंग विच हेल्प टू द गैस्ट्रोपैरेसिस, ठीक है, अल्सरेट करता है स्टोमक एम्प्टिंग को, जिससे हमें गैस्ट्रोपैरेसिस में जो है वो हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है नर्सिंग कंसिडरेशन, क्या क्या जो है वो हमारे पास में नर्सिंग कंसिडरेशन होता है। तो दोस्तों इसका जो है वो मेन कॉम्प्लिकेशन है मॉनिटर फॉर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, EPS सिम्टम्स जो है वो स्पेशली इसको जो है वो मॉनिटर रखा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो हमारे पास में मेटक्लोप्रामाइड हम यूज में लेते हैं उसमें हम किस चीज़ को देखते हैं, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स को जो है वो मॉनिटर किया जाता है। इट इज इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट होता है, रेस्टलेसनेस एंड ट्रेमर को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ ट्रेंडेक्सी डिस्केसिया, ठीक है, यानी कि हम जो है वो डिस्केंसिया उसको हम जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, लिप स्मेकिंग, टंग रोलिंग एंड फेशियल ग्रेमिसी, ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी, तो इसको हम जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। एंड असेस द ड्रोसीनेस एंड डिजीनेस और ड्राउजीनेस उसको जो हम असेस करते हैं। एंड मॉनिटर हार्ट रेट को जो है मॉनिटर करते हैं। एंड QT इंटरवल को जो है वो कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते हैं। एंड क्लाइंट को जो है वो एजुकेट करते हैं अबाउट द शॉर्ट टर्म यूजेज, अगर एजुकेट क्लाइंट अबाउट द शॉर्ट टर्म यूजेज, क्यों, क्योंकि अगर लंबे समय तक यूज में लोगे तो उसके बाद हमारे पास में मोमेंट डिसऑर्डर्स होंगे, बॉडी के जो मोमेंट डिसऑर्डर है उसके रिस्क हो जाएंगे। तो मेटक्लोप्रामाइड को जितना कम यूज में ले सको उतना कम यूज में लेना चाहिए। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओरल डोजेज जो है वो 30 मिनट बिफोर मील के जो है वो देनी चाहिए, ताकि इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो सबसे ज़्यादा हो। देखो अब तक हमने जो भी ड्रग्स देखी थी उसमें हमने पढ़ा था कि खाने के बाद में लेनी चाहिए, या हम कहें कि खाने के साथ में लेनी चाहिए, ताकि जो है वो गैस्ट्रल म्यूकोसा या इरोजन ना हो। लेकिन यहाँ पे देखो जस्ट अपोजिट चीज़ है ये कि इसको खाने से कम जो है वो 30 मिनट पहले लेनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ओरल डोजेज 30 मिनट बिफोर द मील, क्यों, क्योंकि ये जो है वो फिर ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर खाली पेट लोगे तो ये फिर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी खाना खाने के बाद के कंपेरिजन से। एंड मॉनिटर रीनल फंक्शन, यानी कि रीनल फंक्शन को जो है वो मॉनिटर किया जाता है। ये हो गया नर्सिंग कंसिडरेशन। नेक्स्ट समरी की हम बात करते हैं, तो मेटक्लोप्रामाइड इज द डोपामिन ब्लॉकिंग प्रोकाइनेटिक जो है वो होता है, जो कि एंटी एमेटिक तरीके से काम में आता है, जो कि वो नोजिया, वोमिटिंग, गैस्ट्रोपैरेसिस और GERD को जो है वो कंट्रोल करता है। इट वर्क बाय इंक्रीजिंग गैस्ट्रिक मोटिलिटी, ये जो है वो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को जो है वो इंक्रीज करता है। अब खाना हमने खाया तो तुरंत उसको जो है वो पचाने में लग जाएगा, तो फिर नोजिया वोमिटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। एंड ब्लॉकिंग डोपामिन रिसेप्टर्स, डोपामिन रिसेप्टर को जो है वो ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से नोजिया वोमिटिंग जो है वो नहीं होगी। सेकेंड लास्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मैनिटोल। अब तक हमने जो है वो टोटल हमने 25 ड्रग्स पढ़ने के लिए वादा किया था, 23 ड्रग्स जो है वो फिनिश हो चुकी है। अब आप हमारे पास में आ गए दोस्तों 24 ड्रग्स, दैट इज कॉल्ड मैनिटोल। उसके बाद में हमारे पास में लास्ट आ जाएगी सोडा बाइकार्ब, देन हम इस इमरजेंसी ड्रग्स को जो है वो फिनिश कर देंगे। मैनिटोल आपने देखा होगा, जो कैंडिडेट ICU में या हम कहते हैं कि इमरजेंसी में काम करते हैं वो इस ड्रग्स से जो है वो फेमिलियर होंगे। क्यों, क्योंकि मैनिटोल जो है वो बेसिकली हमारे पास में ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स होती है, ठीक है। जैसे हमने लूप डाययूरेटिक देखा था, ये ऑस्मोटिक डाययूरेटिक होती है। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक इन द सेंस, जैसे ये हमारे पास में ब्लड वेसल्स है और ये हमारे पास में जो है वो टिश्यू है, ठीक है, ये हमारे पास में टिश्यू है। तो टिश्यू के अंदर जो अगर फ्लूइड भरा हुआ है तो उसको जो है वो ऑस्मोसिस के माध्यम से जो है वो ब्लड वेसल्स में डालना है और फिर उसको जो है बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक डाययूरेटिक। तो मैनिटोल जो है वो एक ऑस्मोटिक डाययूरेटिक होती है। तो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक तो आपको पता है किस में दिया जाता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है, उसमें हम मैनिटोल जो है वो दी जाती है। खास तौर से जहाँ पे भी ब्रेन का प्रेशर होता है, जैसे इंट्राओकुलर प्रेशर, अभी तो हमने डिस्कस किया इंट्राक्रेनियल प्रेशर, अब हम डिस्कस करें इंट्राओकुलर प्रेशर, उस कंडीशन में भी हम जो है वो मैनिटोल दिया जाता है। तो 1 बाय 1 करके जो है उसको पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैनिटोल इज द ऑस्मोटिक डाययूरेटिक, अच्छे तरीके से याद रख लो, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मैनिटोल जो है वो एक ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है। तो मैनिटोल इज ए ऑस्मोटिक डाययूरेटिक प्राइमरी यूज फॉर रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर,
इंट्राक्रैनियल प्रेशर को जो है वो रिड्यूस करता है, एंड इंट्राओकुलर प्रेशर जो कि मैंने अभी आपको बता दिया था, इंट्राओकुलर प्रेशर को जो है उसको रिड्यूस करता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है उसको रिड्यूस करता है, एंड प्रमोट डायूरेसिस, और साथ साथ क्या करता है, डायूरेसिस करवाता है। डायूरेसिस इन द सेंस कि बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालने में जो है वो हेल्प करता है। इट वर्क बाई ड्रॉइंग वाटर आउट ऑफ द टिश्यू इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करता है कि टिश्यू से जो है वो हमारे पास में जो टिश्यू से जो भी फ्लूइड है उसको ब्लड के अंदर डालता है और फिर उस ब्लड को यूरिन आउटपुट के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इट ड्रॉइंग वाटर आउट ऑफ टिश्यू इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इंक्रीजिंग यूरिन आउटपुट एंड रिड्यूसिंग स्वेलिंग इन द ब्रेन और आइज। ब्रेन और आइज के अंदर जो है वो स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। इन के प्रकार जो मैंने आपको मैकेनिज्म समझा दी वही है, जो भी फ्लूइड यहाँ पे भरा हुआ था उसको ब्लड स्ट्रीम में डालेगा, ब्लड स्ट्रीम से वो हमारे पास में रीनल सिस्टम के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाएगा, और बेसिकली ये हमारे पास में इंट्राओकुलर प्रेशर और इंट्राक्रैनियल प्रेशर उस कंडीशन में जो है वो दिया जाता है। मैनिटोल इज अवेलेबल इनटू आईवी इन्फ्यूजन। मैनिटोल जो है वो आईवी इन्फ्यूजन जो है वो उसी रूप में होता है, और इसको ओरली नहीं देते हैं बिकॉज प्योरली एब्जॉर्वेशन फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर मैनिटोल को अगर आप ओरली दोगे तो उसमें वो एब्जॉर्व नहीं होगा। तो मैनिटोल जो है वो अवेलेबल 99% जो है वो आईवी ही होता है। अगर आप जानबूझ के ओरली भी लोगे तो भी वहाँ पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अदर ड्रग्स में हमने देखा था कि वो आईवी में भी थे, ओरल में भी थे, सारी चीज़ों में थे, लेकिन मैनिटोल जो है वो आईवी फॉर्म में ही मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इंडिकेशन। इंडिकेशन इन द सेंस यूजेज। यूजेज क्या है? तो देखो यूजेज वही आ गया हमारे पास में। क्या यूजेज हो सकते हैं? जब हमें मैकेनिज्म समझ में आ गई है कि मैनिटोल का जो है वो फंक्शन क्या है, तो यूजेज आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कह सकते हो। इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, इंट्राओकुलर प्रेशर है, एडिमा है, स्वेलिंग है, ग्लूकोमा है, ठीक है, यूरिन आउटपुट को जो है वो इंक्रीज करना है। इन सब कंडीशन में हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, मैनिटोल यूज करते हैं। क्लियर? तो देखो पहला यूजेज आ गया इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अगर हमारे पास में इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर इंक्रीज है उस कंडीशन में हम जो है वो मैनिटोल काम में लेते हैं। तो यूज्ड इन ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक या ब्रेन ट्यूमर होता है, जिस कंडीशन में हमारे पास में इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में हम जो है वो मैनिटोल देते हैं। नेक्स्ट सेरेब्रल एडिमा। अगर ब्रेन के अंदर जो है वो एडिमा है तो उस कंडीशन में हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, हम मैनिटोल देते हैं। डिक्रीज ब्रेन स्वेलिंग इन कंडीशन लाइक हेड ट्रोमा। हेड ट्रोमा हो जाता है या कोई भी इंजरी हो जाती है तो उसमें हमारे पास में ब्रेन पे जो है वो स्वेलिंग होती है, तो उस कंडीशन में हम मैनिटोल देते हैं। नेक्स्ट एक्यूट ग्लूकोमा। एक्यूट ग्लूकोमा क्यों दोस्तों? अगर इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर है, इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर है तो उस कंडीशन ग्लूकोमा वाली कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, मैनिटोल देते हैं। नेक्स्ट एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी इन द सेंस कि ये जो है हमारे पास में सडनली, ठीक है, ओलिगोरिक रीनल फेलियर होता है, उसमें भी हम जो है वो क्या करते हैं, मैनिटोल देते हैं, क्योंकि ये यूरिन आउटपुट को भी जो है, यूरिन प्रोडक्शन को भी जो है वो बढ़ाता है। हेल्प टू प्रमोट यूरिन प्रोडक्शन इन पेशेंट विथ रिड्यूस किडनी फंक्शन। अगर कोई क्लाइंट में जो है वो किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं है तो उसमें भी हम मैनिटोल देते हैं। ये बेसिकली जो है वो यूरिन आउटपुट को जो है वो बढ़ाता है। एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस एलिमिनेशन। ठीक है, आपको पता है कि ये यूरिन के द्वारा जो है वो यूरिन के वाटर को जो है वो बाहर निकालता है, तो जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको बाहर निकालने में जो है वो हेल्प करता है। स्पेशली मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या है दोस्तों? ये हमारे पास में स्केलेटल मसल से निकलने वाली जो है वो प्रोटीन है, ठीक है, तो इनको जो है वो बाहर निकालने में हेल्प करता है। एंड डायलिसिस डिसइक्विलिब्रिएशन सिंड्रोम। अगर किसी क्लाइंट ने जो है वो डायलिसिस करवाया और डायलिसिस करवाया तो उसमें क्या होता है, हमारे पास में डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो जाता है। डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जब हम डायलिसिस करते हैं और अगर हम फास्ट डायलिसिस कर लेते हैं तो फ्लूइड का एक्सचेंज जो है वो सडनली तरीके से होता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा फ्लूइड की क्वांटिटी जो है वो ब्रेन के अंदर जो है वो चली जाती है, जिसकी वजह से सेरेब्रल एडिमा हो जाता है। तो अगर डायलिसिस के दौरान डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हुआ, क्यों हुआ? अगर फास्ट डायलिसिस कर दिया तो नॉर्मली डायलिसिस में जो है वो 4 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश 2 घंटे में ही उसको फिनिश कर दिया तो फिर डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम जो हो जाएगा, फ्लूइड का एक्सचेंज जो है वो अल्टर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास में सेरेब्रल एडिमा जो है वो हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम जो है वो हम मैनिटोल देते हैं। ये तो हो गया हमारे पास में मैनिटोल का फंक्शन।
नेक्स्ट आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब ये किस तरीके से जो है वो काम करता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो बिल्कुल सिंपल है। आपने ऑस्मोसिस या जो है वो हमारे पास में डिफ्यूजन पढ़ा होगा, और ये मैंने फ्लूइड के अंदर जो है वो ऑलरेडी बता दिया था। ऑस्मोसिस इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में जो है वो क्या है, ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स की जो लेयर है वो हमारे पास में एक तरीके से सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन की तरह जो है वो वर्क करती है। ये सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है। तो फ्लूइड का जो है वो एक्सचेंज जो है वो कंसंट्रेशन के आधार पे जो है वो होता है। जहां कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उधर की साइड से जो है वो मूव कर जाएगा। तो ये हमारे पास में जो है वो प्रोसेस होगी कौन सी दोस्तों, ऑस्मोसिस की। और ये हमारे पास में जो है वो मैनिटोल जो है वो ऑस्मोसिस बेसिस पे ही जो है वो कार्य करता है। क्लियर है? तो वन बाय वन करके लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला आ गया इंक्रीजिंग प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। ये क्या करता है कि प्लाज्मा की जो है वो ऑस्मोलैरिटी जो है वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वाटर है वो टिश्यू से निकल के कहाँ पे चला जाता है दोस्तों, ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी बढ़ा देता है। अब प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने से क्या होगा कि वहाँ पे फ्लूइड का जो कहेंगे कि वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड को आकर्षित करेगा। अब मान के चलिए ये यहाँ पे जो है वो प्लाज्मा है, ये यहाँ पे जो है वो इसके अंदर प्लाज्मा है, प्लाज्मा इसके अंदर है, ब्लड वेसल्स है तो प्लाज्मा ही होगा इसके अंदर। अब इसकी प्रीमिएबिलिटी को बढ़ा देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड जो है वो किसके अंदर जाएगा, प्लाज्मा की तरफ जाएगा, और जहाँ पे फ्लूइड क्वांटिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे जो है वो मूव करता है। ठीक है। एंड एक्सपेंडिंग ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम को जो है वो एक्सपेंड कर देता है। कैसे कर देता है, ये हमारे पास में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड को जो है वो टिश्यू से ब्लड वेसल्स में लेता है, तो ब्लड वॉल्यूम एक्सटेंड हो गया। और इंक्रीज किडनी फिल्ट्रेशन, यूरिन आउटपुट, फिल्ट्रेशन को इंक्रीज कर देता है और यूरिन आउटपुट को जो है वो इंक्रीज कर देगा। कुल मिला के ब्लड वेसल्स को डायलेट करके ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड को इकट्ठा कर लेगा, उस फ्लूइड को किडनी तक ले जाएगा, किडनी से ले जाने के बाद यूरिन आउटपुट के द्वारा उसको जो है वो बाहर फेंक दिया जाता है। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग इंट्राक्रैनियल प्रेशर और इंट्राओक्यूलर प्रेशर बाय पुलिंग एक्सेस फ्लूइड आउट ऑफ द ब्रेन और आइज। इंट्राक्रैनियल प्रेशर या इंट्राओक्यूलर प्रेशर में क्या होता है कि जो एक्सेसिव फ्लूइड है हमारे आई के अंदर जो भरा हुआ है वो इंट्राओक्यूलर फ्लूइड है, और जो ब्रेन के अंदर है वो इंट्राक्रैनियल फ्लूइड है, उसको जो है वो बाहर निकाल देगा और बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। एंड प्रिवेंटिंग ट्यूबल वाटर रीअब्जॉर्वेशन लीडिंग टू इंक्रीज यूरिन आउटपुट। अब साथ साथ क्या करेगा कि जो वाटर का रीअब्जॉर्वेशन है उसको प्रिवेंट कर देगा। ट्यूब के अंदर हमने देखा होगा नेफ्रॉन्स के अंदर हमारे पास में जो है वो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स आती है, लूप ऑफ हेनले आता है, एंड डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स आती है। तो डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में क्या होता है या लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, वाटर का जो है वो रीअब्जॉर्वेशन होता है। तो ये क्या करता है कि वाटर का रीअब्जॉर्वेशन होने के बाद वापस से जो डाला जाता है उसको प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, ट्यूबुलर वाटर जो है वो रीअब्जॉर्वेशन को प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट जो है वो ज़्यादा होता है। इस तरीके से ये जो है वो मैनिटोल वर्क करता है। नेक्स्ट कंसिडरेशन में आ जाता है मॉनिटर यूरिन आउटपुट। अगर किसी क्लाइंट को आप जो है वो मैनिटोल दे रहे हो तो उसमें हम जो है वो मॉनिटर यूरिन आउटपुट करेंगे, क्योंकि यूरिन आउटपुट ज़्यादा निकलेगा वो इंडिकेशन है कि मैनिटोल जो है वो सही तरीके से कार्य कर रहा है। इट शुड बी एटलीस्ट 3 to 50 ml पर आवर जो है वो यूरिन आउटपुट निकलेगा, मतलब मैनिटोल जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है। एंड असेस द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के साइन को जो है वो असेस करना है। क्यों? क्योंकि कहीं आपने मैनिटोल देते जा रहे हो और हमारी बॉडी से जो है वो फ्लूइड निकलता जा रहा है और खुद हम डिहाइड्रेट हो जाए, तो इसके लिए जो है वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन को जो है वो असेस करना है। ड्राई माउथ, लो ब्लड प्रेशर एंड टैकीकार्डिया जो है वो हमारे पास में अर्ली साइन होते हैं डिहाइड्रेशन के। नेक्स्ट, चेक इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल। इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है वो चेक करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर वाटर बाहर ज़्यादा जा रहा है या हम कहें डायूरेटिक कंडीशन आ रही है तो उसमें हमारे पास में सोडियम और पोटेशियम जो है वो यूरिन के साथ बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाएंगे, तो उसको भी जो है मॉनिटर करना है। ऐसा नहीं हो कि पूरी बॉडी से सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाए, हाइपोनेट्रीमिया हो जाए, और पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाए, हाइपोकैलेमिया हो जाए। तो इसके लिए जो है वो स्पेशली सोडियम और पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट को जो है वो कंटिन्यूसली चेक करवाना है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा को भी जो है वो ऑब्जर्व करना है। वो क्यों करना है? देखो, बाकी जगह एडिमा कम हो रहा है लेकिन पल्मोनरी एडिमा को क्यों ऑब्जर्व करना है? वो इसलिए करना है दोस्तों क्योंकि सारा का सारा फ्लूइड कहाँ से निकला, इंट्रा टिश्यू स्पेस से फ्लूइड को निकाला और कहाँ पे डाला, ब्लड वेसल्स में डाला। अब इंट्रा टिश्यू स्पेस से फ्लूइड को निकाला और ब्लड वेसल्स में डाला, तो अगर कहीं फ्लूइड बहुत ज़्यादा निकाल के ब्लड वेसल्स में डाल दे और ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें फ्लूइड आ जाए तो फिर पल्मोनरी एडिमा जो है वो हो सकता है। तो इसलिए पल्मोनरी एडिमा को जो है वो असेस करना है। कैसे असेस करोगे?
अर्ली साइन होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग एंड क्रैकल्स इन लंग्स और साइनोसिस। क्रैकल इन लंग्स यानी कि बिल्कुल जैसे कोई रुकावट है वैसा साउंड जो है वो सुनाई देगा, एंड शॉर्टनेस ऑफ जो है वो ब्रीथ रहेगी। ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अर्ली पल्मोनरी एडिमा के साइन को, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो चुका है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू ए फिल्टर, ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेट कर देंगे फिल्टरिंग। अगर आपको लगता है, ठीक है, कि मैनिटोल जो है वो क्रिस्टलाइज एज ए लो टेम्परेचर, सो वार्निंग एंड फिल्टरिंग आर नेसेसरी फॉर आईवी यूजेज। अगर कोई क्लाइंट ने मैनिटोल काम में लिया है, ठीक है, और मैनिटोल काम में नहीं लिया है, या आपने देखा अगर मैनिटोल की आप जमीन पे डाल दोगे तो वहां पे क्रिस्टल बन जाएंगे। अगर आपको ये भी नहीं है तो अगर आपने मैनिटोल जो है वो ओपन करके आप थोड़ी सी देर उसको ठंडे जगह पे रख दो तो वहां पे जो है वो बर्फ के जैसे वो बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल रेशे टाइप से जो है वो क्रिस्टल बन जाएंगे। तो इसलिए हमेशा अगर मैनिटोल काम में ले रहे हो, और मैनिटोल भी स्पेशली अगर कोल्ड प्लेस में, सर्दियों में अगर मैनिटोल काम में ले रहे हो तो फिल्टर जो है वो यूज में लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है कि दोस्तों उसके अंदर जो है वो क्रिस्टल बन जाते हैं, तो वो क्रिस्टल जो है वो आगे जाके नुकसान या ऑब्स्ट्रक्शन न कर सके, इसलिए जो है वो मैनिटोल यूज में ले रहे हो तो फिर हम फिल्टर यूज में ले सकते हैं, या फिर उसके टेम्परेचर को जो है वो नॉर्मल रहने दीजिए, ठंडा मैनिटोल जो है वो नहीं लगाइएगा। नेक्स्ट, मॉनिटर इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर को जो है वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना है, क्योंकि हम कहीं ऐसा ना हो जाए कि सडनली जो है वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज जाए। इसके लिए वॉच फॉर हेडेक, कंफ्यूजन एंड वोमिटिंग, इन सबको जो है वो वॉच करना है। एंड असेस द हार्ट फंक्शन, हार्ट फंक्शन को जो है वो असेस करना है टू अवॉइड हार्ट फेलियर पेशेंट ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड रिस्क। अब देखो फ्लूइड इंट्रा टिश्यू स्पेस से आ रहा है, ठीक है, और इंटर टिश्यू स्पेस से आके कहाँ जा रहा है? ब्लड वेसल्स में जा रहा है। तो ब्लड वेसल्स में जा रहा है तो हार्ट पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स में जाने के बाद फिर वो किडनी में जाएगा, किडनी से वहां तक जाएगा, लेकिन तब तक तो हमारे पास में ब्लड में है, तो हार्ट फेलियर होने के चांसेस है, उसको असेस करना चाहिए। और पल्मोनरी एडिमा, इन दोनों को जो है वो असेस करना चाहिए जब मैनिटोल लगा रहे हो। समरी के रूप में आ जाते हैं। समरी में हम ले लेते हैं मैनिटोल इज द ऑस्मोटिक डायूरेटिक। इसको तो आप गांठ मान लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। मैनिटोल जो है वो हमारे पास में ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है, जो कि रिड्यूस करता है इंट्राक्रेनियल एंड इंट्राओकुलर प्रेशर। इंट्राक्रेनियल और इंट्राओकुलर प्रेशर को जो है वो रिड्यूस करता है। एंड ट्रीट एक्यूट किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी फेलियर, क्योंकि ये डायूरेसिस के रूप में भी जो है वो काम करता है, डायूरेटिक के रूप में भी काम जो है वो करता है। एंड प्रमोट टॉक्सिक एक्सक्रीशन, और जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स है, उसको भी जो है वो बॉडी से बाहर निकालता है। इट वर्क बाय ड्रॉइंग वाटर आउट ऑफ टिश्यू एंड इंक्रीजिंग यूरिन आउटपुट। ये टिश्यू से जो है वाटर को बाहर निकालता है और यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करके हमारी बॉडी से फाइनली जो है वो टिश्यू को निकालता है। क्लियर है? आज की क्लास का और इमरजेंसी ड्रग्स की जो है वो क्लास का लास्ट आ गया, दैट इज कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये हमारे पास में 25 नंबर की ड्रग्स थी। इसके बाद इमरजेंसी ड्रग्स भी फिनिश हो जाती है, पांचों टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे और आज की क्लास भी जो है वो हमारे पास में फिनिश हो जाएगी। सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत ईजी है, मुझे नहीं लगता इससे ईजी जो है वो ड्रग्स यहाँ पे काम में आती है। सोडा बाइकार्ब देते हैं, बेसिकली जो है वो हमारे पास में एसिडोसिस की कंडीशन में जो है वो दिया जाता है। अब एसिडोसिस में अगर हमारे पास में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो उसमें हम देते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन में भी हम जो है वो सोडा बाइकार्बोनेट जो है वो दिया जाता है। इसका मेन फंक्शन ये होता है सोडा बाइकार्बोनेट का कि ये एसिडोसिस से जो है वो प्रिवेंट करता है। क्लियर है? तो ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में आ जाता है सोडा बाइकार्बोनेट दैट इज कॉल्ड NaCO3 इज कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा। इसको बेकिंग सोडा के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इट इज सिस्टेमिक एल्कलाइजर। ये क्या है? सिस्टेमिक एल्कलाइजर है, यानी कि एल्कलाइन इफेक्ट वाला जो है वो ड्रग्स है। तो एसिडोसिस कंडीशन में हम एल्कलाइन चीजें तो देते हैं, ठीक है, तो ये सिस्टेमिक एल्कलाइजर है। एंड इलेक्ट्रोलाइट जो है वो रिप्लेंडर्स है, जो कि यूज किया जाता है किसमें? मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, हाइपरकैलेमिया में एंड सर्टेन ड्रग्स ऑफ टॉक्सिसिटी। कुछ ऐसी ड्रग्स आती है उसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए, और हाइपरकैलेमिया की कंडीशन आ जाती है, उस कंडीशन में हम सोडा बाइकार्बोनेट जो है वो यूज में लेते हैं। तीनों कंडीशन को कंठस्थ याद कर लीजिए, एग्जाम में काफ़ी बार जो है पूछा था। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में तो आप यूज करते ही करते हो, ये भी आपने चीज़ें देखा होगा। हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में भी यूज करते हैं, और कुछ ऐसी ड्रग्स आती है जिसकी टॉक्सिसिटी होता है, उसमें भी हम सोडा बाइकार्बोनेट जो है वो यूज में करते हैं। इट वर्क बाय न्यूट्रलाइजिंग एक्सेस एसिड। ये किस तरीके से वर्क करता है? जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि ये एल्कलाइन नेचर का है,
ठीक है। इट वर्क बाय न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द ब्लड एंड यूरिन। यूरिन और ब्लड में जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और मेंटेन करता है किसको, पीएच बैलेंस को। तो दोस्तों एसिड बेस बैलेंस आपने देखा होगा, तो उसमें हमारे पास में ब्लड की जो हो पीएच होती है, कितनी होती है दोस्तों, ब्लड की पीएच होती है 7.35 से लेके 7.45 जो है वो हमारे पास में ब्लड की पीएच होती है। अगर ये पीएच इधर से जाके डिक्रीज होता है तो कंडीशन आ जाती है एसिडोसिस की, और अगर ये चीज इधर चली जाए तो कंडीशन आ जाती है एल्कलोसिस की। तो ये बेसिकली हम जो है वो सोडा बाइकार्बोनेट किस में देते हैं, एसिडोसिस कंडीशन में। और एसिडोसिस कंडीशन में रेस्पिरेटरी में हम बेसिकली जो है वो ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, क्योंकि वो CO2 की वजह से होता है, क्लियर। और इसके अंदर हमारे पास में मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर हम जो है वो सोडा बाइकार्बोनेट जो है वो दिया जाता है, क्लियर है। 1 बाय 1 करके इसके यूजेज पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने देखा कि सोडा बाइकार्बोनेट जो है वो हमारे पास में एल्कलाइजर है, जो बेसिकली किस में देते हैं दोस्तों, एसिडोसिस की कंडीशन में जो है वो दिया जाता है। एक हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में पोटेशियम लेवल अगर बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए भी हम जो है वो क्या करते हैं, सोडा बाइकार्बोनेट जो है वो देते हैं, क्लियर। और भी हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स आती है जिनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, उसमें भी हम सोडा बाइकार्बोनेट जो है वो देते हैं। 1 बाय 1 करके लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ आ गई मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपने मैंने बताई दिया आपको कि ये जो है वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन में, या रीनल फेलियर की कंडीशन में, या लैक्टिक एसिडोसिस होता है, या सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से पीएच लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और कंडीशन आ जाएगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन। उसमें हम सोडा बाइकार्बोनेट जो है वो देते हैं। नेक्स्ट कार्डियक अरेस्ट एंड CPR। कार्डियक अरेस्ट और CPR कंडीशन क्यों, क्योंकि बेसिकली जो है वो हमारे पास में CPR या कार्डियक अरेस्ट के अंदर जो है वो क्या होता है दोस्तों, एसिडोसिस की कंडीशन आ जाती है। तो उस एसिडोसिस की कंडीशन को रिमूव करने के लिए, या उस एसिडोसिस कंडीशन को जो है वो हटाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सोडा बाइकार्बोनेट देते हैं। तो अगर कोई क्लाइंट कार्डियक अरेस्ट में है या CPR दिया गया है तो उसमें हम एडवांस लाइफ सपोर्ट ACLS में हम जो है वो क्या देते हैं, सीवियर एसिडोसिस जो है वो उसमें प्रेजेंट होता है। तो उस सीवियर एसिडोसिस को जो है वो रिड्यूस करने के लिए या खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हम सोडा बाइकार्बोनेट देते हैं। एंड हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया इन द सेंस कि हमारे पास में पोटेशियम लेवल जो है वो कितना हो गया दोस्तों, मोर देन 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से जो है वो ज़्यादा हो गया, हाई पोटेशियम लेवल हो गया। अब हाई पोटेशियम लेवल जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो उसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेरीली लोअर सीरम पोटेशियम लेवल बाय शिफ्टिंग पोटेशियम इनटू द सेल। उसमें हम सोडा बाइकार्बोनेट जो है वो देते हैं। इससे क्या होता है कि जो एक्सेसिव पोटेशियम है उसको सोडा बाइकार्बोनेट क्या करता है, टिश्यू के अंदर जो है वो शिफ्ट कर देता है। नेक्स्ट आ जाएगा ड्रग टॉक्सिसिटी एंड ओवरडोज। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनकी वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है, जस्ट लाइक दैट एस्प्रिन ओवरडोज या टेकोलिक एंटी डिप्रेसेंट, इनकी पॉइजनिंग की कंडीशन में हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, सोडा बाइकार्बोनेट दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल है। तो याद रखना, हेल्प इन केस ऑफ स्टेलेटिक या एस्प्रिन ओवरडोज, या फिर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, या पॉइजनिंग कंडीशन में या बायब्रुचेट टॉक्सिसिटी में हम क्या करते हैं दोस्तों, सोडा बाइकार्बोनेट जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट यूरिनरी एल्कलाइजेशन। यूरिनरी एल्कलाइजेशन इन द सेंस कि कई बार क्या होता है कि हमारी किडनी में जो है वो स्टोन हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको कंडीशन करने के यूरिक एसिड स्टोन जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, तो उसको हमारे पास में जो है वो ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, उसमें हम जो है वो सोडा बाइकार्बोनेट देते हैं, ताकि यूरिक एसिड या स्टोन जैसी कंडीशन जो है वो ना बने। नेक्स्ट गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, या हम कहें कि इनडाइजेशन में भी जो है वो हम क्या कहते हैं, सोडा बाइकार्बोनेट देते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, जिसमें हमारे पास में क्या होगा, स्टोमक्स में जो भी कंटेंट है, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से एसिडिक है, वो सारा का सारा कंटेंट जो है वो इसोफेगस में आ जाएगा, इसोफेगस से वो बाहर निकल जाएगा। तो उस एसिड को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, टेम्परेरी रिलीफ के लिए हम क्या करते हैं, सोडा बाइकार्बोनेट जो है वो देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन द सेंस कि किस तरीके से ये जो है वो वर्क करती है। तो पहला आ गया इंक्रीजिंग ब्लड पीएच, ये पीएच की ब्लड को जो है वो बढ़ाती है। अब पीएच की ब्लड जो है वो बढ़ेगी, पीएच की ब्लड बढ़ेगी यानी कि वो 7.45 से लेके जो है वो आगे की तरफ जाएगी। तो पीएच बढ़ेगी तो कंडीशन किस में आ जाएगी, एल्कलोसिस की कंडीशन में आ जाएगी। हाइड्रोजन आयन जो है वो हमारे पास में कम हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयन को जो है बाहर निकाल दिया जाएगा और एल्कलाइन एजेंट जो है वो बढ़ जाते हैं। तो किस तरीके से कम कार्य करते हैं,
न्यूट्रलाइज एक्सेस हाइड्रोजन आयन, यानी कि ये जो एक्सेसिव हाइड्रोजन आयन है उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में हाइड्रोजन आयन बढ़े थे वो एक्सेसिव हाइड्रोजन आयन को जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, ये काम होता है। सेकंड, शिफ्टिंग पोटेशियम इनटू द सेल, हाइपरकैलेमिया। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि हाइपरकैलेमिया के कंडीशन में भी जो है वो हम क्या देते हैं दोस्तों, सोडा बाइकार्बोनेट देते हैं। क्यों देते हैं? हाइपरकैलेमिया इन द सेंस पोटेशियम लेवल जो है वो ज्यादा है। अब पोटेशियम लेवल जो है वो हमारे पास में ज्यादा है तो हम सोडा बाइकार्बोनेट देते हैं। वो सोडा बाइकार्बोनेट क्या करता है कि जो ब्लड वेसल्स में हमारे पास में पोटेशियम था उसको वहां से पकड़ के सेल के अंदर फिट कर देता है, ठीक है, सेल के अंदर भेज देता है। तो हमारे पास में, अब हमारे पास में ब्लड के अंदर तो पोटेशियम कम हो ही गया और वही हमें चाहिए, ठीक है। तो शिफ्टिंग पोटेशियम इनटू द सेल हेल्प बाय हाइपरकैलेमिया बाय टेम्परेरी लोअर सीरम पोटेशियम लेवल, यानी कि हाइपरकैलेमिया हो गया, यानी कि पोटेशियम लेवल ज्यादा है तो उसको टेम्परेरी जो है वो लोअर कर देगा सीरम पोटेशियम लेवल को। नेक्स्ट, एनहेंसिंग ड्रग एलिमिनेशन, ठीक है। कुछ ड्रग्स ऐसे आती है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है वो डिस्कस किया था, जैसे सैलिसिलेट है या फिनोबार्बिटोल है, ये ड्रग्स जो है वो हमारे पास में टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर देती है। तो सोडा बाइकार्बोनेट देने की वजह से ये क्या करता है, सोडा बाइकार्बोनेट उनको यूरिन के माध्यम से जो है वो बॉडी से बाहर निकाल देगा। एल्कलाइजिंग यूरिन टू प्रमोट एक्सक्रेशन ऑफ एसिडिक ड्रग्स, जैसे ये सैलिसिलिक एसिड है या एस्प्रिन जिसको हम जानते हैं या फिनोबार्बिटोल है, ये सारी की सारी जो है वो एक एसिडिक ड्रग्स है। इवन हम कह सकते हैं कि एस्प्रिन का तो दूसरा नाम ही जो है वो सैलिसिलिक एसिड है होता है, ठीक है। तो ये एसिड है तो हम सोडा बाइकार्बोनेट देंगे तो इनका इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो अगर इनकी ड्रग की टॉक्सिसिटी होगी, एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी होगी, फिनोबार्बिटोल की टॉक्सिसिटी होगी, ये सारी की सारी एसिडिक ड्रग है, तो उसमें हम जो है वो सोडा बाइकार्बोनेट देते हैं ताकि यूरिन के द्वारा जो है वो आसानी से ये बाहर निकल सके। एंड एक्टिंग एज ए एंटा एसिड, एंटा एसिड के रूप में भी जो है वो एक्ट करता है। ये क्या करता है कि जो स्टोमक के अंदर जो एसिड बना हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो न्यूट्रलाइज स्टोमक एसिड व्हेन टेकिंग ओरली, अगर सोडा बाइकार्बोनेट ओरली दिया जाता है तो जो स्टोमक के अंदर हमारे पास में एसिड है उसको जो है वो खत्म कर देगा और एंटा एसिड के रूप में जो है वो कार्य करेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग कंसिडरेशन। नर्सिंग कंसिडरेशन इन द सेंस कि क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्या क्या जिम्मेदारी जो है वो हमें उठानी पड़ेगी अगर हम किसी क्लाइंट को जो है वो सोडा बाइकार्बोनेट दे रहे हैं। सोडा बाइकार्बोनेट मेरी जो है वो फेवरेट ड्रग्स है, क्योंकि दोस्तों अगर इसमें थोड़ी सी आपने एक्स्ट्रा डोज दे दी तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई नुकसान नहीं आएगा। KCl की तरह नहीं है कि आपने अगर गलती से IV दे दिया है तो क्लाइंट सीधा ऊपर चला जाएगा, नहीं। अगर आपने मान लीजिए डॉक्टर ने जो है वो 4 एम्पुल लिखे हैं, आपने 5 एम्पुल भी दे दिए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा क्योंकि एल्कलाइन नेचर ही जो है वो शो करेगा, ठीक है। तो मॉनिटर ब्लड pH, अगर हम जो है वो किसी को सोडा बाइकार्बोनेट दे रहे हैं तो ब्लड pH को मॉनिटर करना है एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसको रेगुलरली जो है वो चेकअप करना है एंड प्रिवेंट मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस। और साथ के साथ इतना भी जो है वो हम सोडा बाइकार्बोनेट नहीं देंगे कि क्लाइंट जो है वो मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस में चला जाए, ठीक है। तो ब्लड pH को मॉनिटर करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करना है और मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस में ना चला जाए वो भी हमें ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि बेसिकली ये क्या करता है दोस्तों, pH को बढ़ाता है। सोडा बाइकार्बोनेट तो क्या करता है, pH को जो है वो इंक्रीज करता है। अब इसमें हम जो है वो pH देखेंगे, मॉनिटर करेंगे एंड इलेक्ट्रोलाइट्स देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों देखेंगे? क्योंकि ये बेसिकली पोटेशियम को क्या करता है दोस्तों, सेल के अंदर भेजता है। तो ब्लड वेसल्स से सेल के अंदर भेज रहा है तो ब्लड वेसल्स में तो पोटेशियम कम होगा, इसलिए हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कंटिन्यूसली चेक करेंगे एंड प्रिवेंट मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस। मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस क्यों? हम ट्रीट कर रहे थे मेटाबॉलिक एसिडोसिस को, जिसमें हम सोडा बाइकार्बोनेट देते हैं, हमने ज़्यादा दे दिया तो क्लाइंट किस में चला जाएगा दोस्तों, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस में चला जाएगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि क्लाइंट जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो मोर डेंजरस है देन कंपेयर टू मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस। ये एल्कोलिसिस न सिर्फ मेटाबॉलिक के लिए बल्कि रेस्पिरेटरी के लिए भी जो है वो लागू होता है। नेक्स्ट, असेस द साइन फॉर फ्लूइड ओवरलोड। फ्लूइड ओवरलोड के साइन को भी जो है वो असेस करना होता है। वेट गेन, स्वेलिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग जो है वो हो सकती है, इसलिए अगर सोडा बाइकार्बोनेट दे रहे हो तो हमें जो है वो फ्लूइड ओवरलोड को भी जो है वो देखना है। एंड एडमिनिस्टर IV स्लोली, ठीक है। अगर हम IV दे रहे हैं सोडा बाइकार्बोनेट को तो इसको स्लोली जो है वो देना है। क्यों? क्योंकि अगर आप रैपिडली इन्फ्यूज कर दोगे ना तो फिर एल्कोलिसिस कंडीशन में चला जाएगा या हाइपोकैलेमिया में चला जाएगा,
क्योंकि हम ट्रीट किसको करें, एसिडोसिस को। तो अगर आपने सडनली बहुत फास्ट जो है वो सोडा बाइकार्बोनेट दे दिया है, हालांकि डायरेक्ट आईवी ही दिया जाता है, लेकिन अगर बहुत फास्ट आपने दे दिया है तो क्लाइंट या तो सीवियर एल्कलोसिस में चला जाएगा या हाइपोकैलेमिया में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पोटेशियम को कहाँ भेज देगा, सेल के अंदर भेज देगा। एंड चेक फॉर आईवी इनफिल्ट्रेशन, सोडा बाइकार्बोनेट जो है वो जल्दी से इन्फ्लेटर होता है, अगर यहाँ पे दे रहे हैं तो पूरा जो है वो सूज जाएगा, क्योंकि काफ़ी जल्दी तरीके से जो है वो इन्फिल्ट्रेट होता है। तो जहाँ पे हम आईवी साइड पे ले रहे हैं तो वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन को चेक करना है, चेक कॉजेज ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस, उसको भी जो हम चेक करेंगे। नेक्स्ट, मॉनिटर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट फंक्शन। सोडा बाइकार्बोनेट दे रहे हैं तो हार्ट फंक्शन और ब्लड प्रेशर को जो है वो मॉनिटर करेंगे, स्पेशली हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर। क्यों? क्योंकि ये वेट गेन करवाता है, फ्लूइड को जो है वो रोक के रखता है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन हो सकती है। एजुकेट पेशेंट अबाउट द सोडियम इंटेक, ठीक है, और क्लाइंट को जो है वो सोडियम इंटेक के बारे में जो है वो एजुकेट करेंगे, क्योंकि एक्सेसिव यूज कर देंगे तो हमारे पास में जो है वो सोडियम का या पोटेशियम की जो है वो डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि आपको पता ही है कि जो है वो शिफ्ट करवा देगा। लास्ट आ जाता है हमारे पास में समरी। समरी में वही चीज़ आ जाती है, सोडा बाइकार्बोनेट इज द सिस्टेमिक एल्कलाइजर। सोडा बाइकार्बोनेट जो है वो सिस्टेमिक एल्कलाइजर है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट मॉडिफाइड है और यूज किया जाता है किसमें, ट्रीट मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में, हाइपर कैलेमिया की कंडीशन में, ड्रग ओवरडोज की कंडीशन में, एंड यूरिनरी एल्कलाइजेशन कंडीशन में, ड्रग टॉक्सिसिटी में जो है वो यूज किया जाता है। इट वर्क बाय न्यूट्रलाइजिंग एसिड। ये किस तरीके से वर्क करता है कि जो हमारी बॉडी में एसिड था उसको न्यूट्रलाइज करेगा, पीएच को इंक्रीज करेगा, मतलब एसिडोसिस से जो है वो एल्कलाइन में लेके जाएगा। एंड बट एक्सेसिव कैन यूज कोड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अगर आपने बहुत ज़्यादा यूज में ले लिया, बहुत ज़्यादा जो है वो कर दिया, तो ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में चला जाएगा, हाइपोकैलेमिया में हो जाएगा और फ्लूइड ओवरलोड जो है वो हो जाएगा। क्लियर है? तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो यहीं फिनिश होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने जो है वो इमरजेंसी ड्रग्स जो है वो पढ़ी थी। इमरजेंसी ड्रग्स के हमने 5 पार्ट बनाए थे। इमरजेंसी ड्रग पार्ट फर्स्ट, इमरजेंसी ड्रग पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आज की क्लास इमरजेंसी ड्रग्स पार्ट फिफ्थ जो है वो फिनिश हो चुकी है। हर क्लास के अंदर हमने जो है वो 5 इमरजेंसी ड्रग्स को जो है वो लिया है। क्लासें थोड़ी बड़ी जरूर हुई है और थोड़ा सा मैं फास्ट भी चलाऊं, लेकिन फिर भी आपको जो है वो ये चीज़ रिमाइंडर करनी है। अच्छे से इसके नोट्स बनाइए ताकि आपको इन फ्यूचर के लिए सारी चीज़ें जो है वो कंठस्थ हो सके। बाकी चीज़ें आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको यूजेज कि कोई भी ड्रग्स है किस में यूज में लेते हैं वो चीज़ पता होनी चाहिए। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरीके से वो कार्य करती है, और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या नर्सिंग कंसिडरेशन वो जरूर याद होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सिर्फ नए एग्जाम की दृष्टि से बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों से जो है वो हमारे पास में इंपॉर्टेंट मेन रोल प्ले करती है। तो इसको कंठस्थ कीजिए, और जब सारी ड्रग्स आपको याद होगी तो अलग से आपको जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा, और एक बार याद होने के बाद आप कभी भी इनको जो है वो नहीं भूल पाओगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास में नए डिसऑर्डर के साथ लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। क्लास कैसे लगी, समझ में कैसे आया, इसके लिए आप कमेंट जो है वो जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऑफलाइन में तो हम फेस टू फेस रहते हैं, ऑनलाइन में हमारे पास में जानने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो तरीका होता है आपके कमेंट। तो कमेंट कीजिए क्लास कैसे लगी और इम्प्रूव हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताइए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।